तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज आवर चैप्टर इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर क्लास 9 हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट इट वाज, ये था क्या, इसके बारे में पहले ये देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। तो सिंपली ये 10 ईयर पीरियड ऑफ इवेंट, ये 10 सालों का घटनाक्रम है इन फ्रांस में। और फ्रॉम 89 से लेकर के 1799 तक का ये है। जो क्या इसमें बहुत सारे आपके पूरे व्यापक रेस में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए आपके उस फ्रांस में और पूरे दुनिया में, इसको क्या क्या पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस देखने को मिले और काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड और आधुनिक विश्व पे काफ़ी एक बड़ा प्रभाव पड़ा। द रेवोल्यूशन जो इसमें एक सिंपली एक कहानी इसमें क्या है कि इसको जो हम लोग है इसमें जो हम लोग का है सिर्फ सिंपली यही है, जो रेवोल्यूशन है ये सिर्फ क्या है, एबॉलिश जो क्या करता है, मोनार्की ख़त्म करके मेड फ्रांस को फिर रिपब्लिक बनाता है। फिर इंडेड साथ में साथ ही क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप और डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन को फिर ये मिलता है। तो कहने का मतलब ये था कि पहले ये राजशाही रहता है, उसके बाद ये रिपब्लिक होता है, मतलब गणतंत्र बनता है लोगों का। फिर बाद में ये फिर से क्या हो जाता है, तानाशाह नेपोलियन के हाथ में ये फ्रांस आ जाता है। तो यही सारे चैप्टर में आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको टोटली कितना पार्ट पढ़ना है, तो इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से आपको मेन तौर पे मेन कॉजेज में 4 कॉजेज पढ़ना है। वो कौन कौन सा है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता जो कॉज है क्या क्या था। तो इसमें सिर्फ 4 कॉज पढ़ना है, जिसमें से आप पॉलिटिकल के बारे में पहली बार पढ़ेंगे क्या है। तो इसमें पॉलिटिकल में बस यही था कि आपका जो इसमें शुरुआत में क्या था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो क्या था, मोनार्की सिस्टम था, जिसमें लुई 14, लुई 15 और लुई 16 बारी बारी से आए थे। तो हम लोग को पढ़ना इसमें है आपको लुई 16 के बारे में, जिसने क्या किया था। तो इसमें देखेंगे जो पॉलिटिकल कॉज था वो क्या था, जो लुई 16। तो लुई 16 जब आया, जब शासन में आया, तो उन्होंने क्या थे, एक एब्सोल्यूट डिस्पॉट था, एक बिल्कुल क्या था, निरंकुश शासक था। मतलब वो बिना निरंकुश पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, मतलब किसी का बात नहीं मानना, जो मन में आता था वो करता था। ये जो राजा वगैरह मोनार्की होता था इसी टाइप का हुआ करता था। जैसे अभी फिलहाल में किम जोंग है एक आपका, करेंट ईयर में कोरिया का है। तो इसको क्या करना था, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को करता था। कहने का मतलब अपने पावर जो था सामान से लोगों के पास जो भी अधिकार हुआ करते थे, ये सब चाहता था उन पे अधिकार करना। फ्रांस इसके अंतर्गत जब इसका शासन था, तो इसका जो फ्रांस ने बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसके कारण से फ्रांस कर्जे में डूबता चला गया। जैसे कि इसका शासन जो था 1643 से 1715 के बीच रहा था। और वहीं पे आता है लुई 15 जो आपका आता है, इसने लुई 15 भी 1715 से लेकर 1744 तक आता है। इसने क्या किया, इस 7 सालों तक जो क्या हुआ, किसके साथ, इंग्लैंड के साथ युद्ध करता रहा। और ये क्या हुआ उसमें, जिसके कारण से क्या हुआ, इसका कर्ज और बढ़ता चला गया। और ये कोई अच्छा शासक नहीं था, इसको कोई गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माना, शासक नहीं माना जाता था लुई 15 को। ये पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाता था कि क्या हो रहा है उसके राज्य में और फ्रांस में क्या चल रहा है। तो इसके बाद आता है आपको जो पढ़ना है चैप्टर 16 में, आप लुई 16 आता है, मतलब कहने का मतलब सॉरी, ये आपका जो लुई 16 आता है जो आपका इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर यहाँ से। तो ये आता है, अब चलिए अब आता है बॉर्बन डायनेस्टी का जो मेन आपका था राजा, इसमें चैप्टर में आपने पढ़ना है। लुई 16 जो है आपका, इसका शासन था 1774 से इसी बीच आता है 1789। जो प्रमुख घटनाएं आपके बुक में दी गई उसमें 14 जुलाई का है पढ़ना, और 92 तक इसका शासन चला। तो इसमें आपको देखना है कि ये कभी भी क्या अपने जीवन में कोई बोल्ड रिफॉर्म नहीं, कोई बड़ा सुधार नहीं रह पाया, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता था। ये हमेशा क्या करता था, अगर कोई ले भी लिया, चेंज कर लिया, तो उसका वापस रिट्रैक्टेड कर लेता, अपने डिसीजन को वापस ले लिया करता था। उसने एक ऑस्ट्रिया की रानी से शादी किया, मैरी एंटोनी, जो बहुत ही बैड एडवाइजर थी। वो उसका जब भी वो बात मानता था तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था, वो सही नहीं डिसीजन वो देती थी। तो वो काफ़ी बैड एडवाइजर थी। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिकन को इंग्लैंड से क्या किया, आज़ादी दिलाने में काफ़ी मदद किया। लेकिन अमेरिका को तो इससे बहुत बेनिफिट मिला कि वो क्या, इंडिपेंडेंस उसको मिल गया। लेकिन जो इसका फिजूल खर्चा होने लगा किसका, फ्रांस का, क्योंकि ये चाहता था उसको जो 7 सालों का जो युद्ध हुआ था लुई 16 के दौरान, लुई 15 के दौरान जो क्या हुआ था, उसको काफ़ी कर्ज चला गया था। और वो
उस बेज इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, जो पिछले हार जो इंग्लैंड द्वारा इसको हार मिला था बार में, और वो इस तरह से वो इंडिपेंडेंस इंग्लैंड के कब्जे से अमेरिका को आज़ाद करवाना चाहता था, जिससे क्या हुआ उसको काफ़ी खर्च हुआ, बार में फिर से वो करने लगा, और जिसके कारण से उसको और भी कर्ज में वो डूबता गया। तो इसका कारण से और भी देखिए, अब स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर शुरुआत से। जो क्या होता है आपका एनसीईआरटी देखते हैं बुक में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो देखिए, इसमें अब स्टार्ट होता है बुक से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका चैप्टर है, इसमें आपका कुछ जो चैप्टर 1 क्लास 9 का है हिस्ट्री का, और इसमें देखिए एक ऑन द जुलाई ऑफ 1789 एक इवेंट है, घटना, एक्सीडेंट है, इसमें सिर्फ वैसी का वर्णन है, इससे कोई उसके बाद हम जानेंगे ये घटने किस तरह से। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो स्टोरी क्या होता है, किसी डायरी से या किसी इवेंट के बाद पता चलता है कि वो इवेंट कैसे घटा था। तो उसी प्रकार से ये घटना, यहाँ पर लोग क्या है काफ़ी गुस्साए हुए हैं। एक घटना होता है कहाँ, पेरिस में, स्टेट ऑफ अलार्म। ये क्या थी, तो देखिए कमांडेड ऑफ ट्रूप इन द सिटी, जो राजा था वहाँ का, जो क्या था वो ट्रूप, एक सेना का टुकड़ा जो शहर पेरिस में भेज चुका था। रूमर्स, ये अफवाह उड़ गया था चारों तरफ कि जो राजा ने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वहाँ के नागरिकों पे हमला करने, फायर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये रूमर। तो इसमें क्या, इस रूमर का अफवाह को सच मानकर लोगों ने क्या किया, करीब आपके सम 7,000 आपके मेन एंड वोमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल के सामने एकजुट हो गए, और डिसाइडेड कि उसने क्या फैसला लिया, फॉर्म पीपुल मिलिट्री। पीपुल ने एक संगठन बनाया लोगों ने, और द ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, और बहुत सारे सरकारी बिल्डिंगों को क्या किया, इन सर्च ऑफ आर्म, मतलब कि तोड़ दिया, किसकी खोज में, मतलब कि आर्म की, मतलब कि हथियार के खोजने के दौर के क्रम में क्या किया उन्होंने, बहुत सारे क्या किया, सर गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ हथियार है यहाँ। लेकिन अंत में क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपुल मार्च टुवार्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, जो मतलब अनेक जो 100 लोगों से अधिक लोग कहाँ मार्च किए, आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में, एंड स्टॉर्म दैट द फोर्टनेस प्रिजन बेस्टिलिया। कहाँ पहुँचे आपके, वो तूफान, जो लोगों का तूफान था, कहाँ पहुँच गया, बेस्टिली एक प्रिजनर था, एक जेल था, वहाँ पे आपको दिया गया है बुक में फोटो के तौर पे इसको। तो वहाँ पर देखिए होप्ड, वहाँ पे लोगों की आप जमा हुआ कि यहाँ पे क्या है, होर्डेड ऑमिनेशन, यहाँ पे बम बारूद रखा हुआ है। द इन द आर्म्ड फाइट टू अलाउड, और इसमें क्या क्या, कमांडर बेस्टिलो को, वहाँ पे जो कमांडर था उस जेल के आगे, जो उसको क्या क्या लोगों ने मार दिया, और प्रिजनर वो जहाँ था उसको, प्रिजनर को रिलीज कर दिया, जो भी कैदी थे उसको मतलब कि वहाँ से रिलीज कर दिया गया लोगों द्वारा। एंड देयर वेयर द ओनली 7 ऑफ देम, और उसमें जो सिर्फ उसमें 7 लोग थे, येट द बेस्टिले हेटेड बाई ऑल, और जो बेस्टिले जो सभी लोगों द्वारा इसको काफ़ी नफरत था इसके लेकर, इस बिल्डिंग को लेकर, क्योंकि ये सरकार का क्या माना जा रहा था, एक सिंबल के तौर पे, शासन के सिंबल के तौर पे, कि किसी कोई भी गलती करता था तो उसी जेल में उन लोगों को बंद किया जाता था। तो लोगों ने इसको पूरी तरह से क्या किया, एक एक ईंट को, डेमोलिश स्टोन, एक एक पत्थर को क्या किया, अलग टुकड़ा में तोड़ दिया, और मार्केट और सभी को वहाँ के मार्केट में बेच दिया, और कीप सॉवरेन डिस्टेंस, उसको तबाह कर दिया। उस टुकड़े को क्या किया, बेचकर उसको, इतना नफरत है कि एक एक ईंट को, वहाँ के स्टोन को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, और लोगों ने उसको मार्केट में बेच दिया। ये घटना है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो द डे फॉलोड द राइटिंग, द उस जो है कि सा मोर द राइटिंग बोथ पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो देख, कंट्री साइड कहने का मतलब दूर देहाती क्षेत्र जो होता है, तो पेरिस शहर में और उसके जो कंट्री साइड गाँव में भी क्या हुआ, राइट का एक माहौल बन गया इस तरह से। तो मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ज़्यादातर जो लोग थे, जो इस तरह से जब बार हो रहा था तो लोगों की खाने की कीमतें क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो इसने काफ़ी प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे, जो रेट बढ़ गया था ब्रेड का, वहाँ पे खाने को मिल रहे थे चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी फूड की, क्योंकि हार्श विंटर के कारण क्रॉप फसल नहीं हुआ था, और आपका जो जो आपका क्या था, नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज हो गया था पहले के अपेक्षा, और फूड जो प्रोडक्शन हो रहा था खेतों में, उससे भी क्या ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। फूड उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था कि, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल जो फ्रांस में थे वो काफ़ी इंक्रीज कर चुके थे इन 10 सालों में। तो आगे देखते हैं। तो इसमें दो फ्रांस ऑल द मोस्ट ऑफ पीपल टाइम डिड नॉट एंटीसेप्ट, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे आउटकम क्या क्या परिणाम आया इस, जब ये एंटी पेशेंट जो विरोध में जो भाग लिए लोग, तो इसका क्या परिणाम सामने आया, और हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों उन्हें किस चीज़ों के ये, इसलिए इस सारी घटनाओं को
क्यों किया, अब यहाँ से स्टार्ट से पढ़ेंगे। ये जेल है आपका, बैस्टिली का जेल है पूरा, इसको ध्वस्त करके सारे को, इतना नफरत लोगों में क्यों था, अब इसको क्यों ऐसा किया लोगों ने, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये था बैस्टिली का जो स्टोरी था। और ये बॉर्बन डायनेस्टी है, जो आपका फैब बॉर्बन बिस्किट नहीं है, लेकिन ये बॉर्बन डायनेस्टी इसका नाम है, जो लुइस 16 बिलोंग करता था। तो आगे देख, तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट है आपका आता है, जो सोसाइटी, जो द सोसाइटी आपका जो आता है द ऑफ स्टेट्स, जो मतलब कि जो राज्यों का जो समाज था, वो एक किसका था, पार्ट था फ्यूडल सिस्टम का, जो बॉन्डेड लेबर का एक क्या था, हिस्सा था। और डेटेड बैक टू मिडिल एज, जो उनको कर्ज ओल्ड रिजाम, मतलब जो पुराने साम्राज्य थे, यूजुअली जो डिस्क्राइब एट द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर, जो 1789 जो पहले था, यही सिस्टम चला आ रहा था, जो ओल्ड रिजाम था यूजुअली समान तौर पे, जो क्या था, जो फ्यूडल सिस्टम, जो थर्ड स्टेज को पेमेंट करना होता था टैक्सेस का, जो थर्ड स्टेज के लोग हुआ करते थे। और जो ओल्ड रिजाम था, पादरी और जो चर्च था, ये सब बिशप था, आपका फादर था, और जो नोबिलिटी में जो रिच लोग थे उनको पेड टैक्स नहीं करना, जो राजा के लोग हुआ करते थे। तो इसमें आगे देखते हैं फिगर 2 में क्या था आपका, फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंच सोसाइटी का क्या हुआ, गठन किया गया। और पीजेंट वाज मेड अप ऑफ 90% ऑफ पॉपुलेशन, जो पीजेंट किसान थे आपके, पॉपुलेशन के 90% लोग किसान ही थे। और हाउ एवर, इस तरह से जो ओनली नंबर ऑफ देम द लैंड कल्टिवेटेड, और उनके जो अपनी ज़मीन थी बहुत ही कम संख्या में थी, कुछ ही लोगों के पास स्मॉल नंबर, बहुत ही कम ज़मीन थी। अबाउट द 60% ऑफ द लैंड ओन्ड बाय द नोवेल्स, और 60% जो ओल्ड जो लैंड हुआ करते थे वो नोबल राजशाही लोगों के पास था, अमीर नोबिलिटी के पास था। एंड द चर्च एंड द अदर के पास, एंड रिच मेंबर ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट के रिच मेंबर थे। समाज 3 भागों में स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें देखिए द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेज जो होता था, देखिए जब मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट का जो मेंबर हुआ था क्लर्जी, उसे नोबिलिटी, देखिए उसके क्या करते थे, दैट इट क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। जो पहला क्लर्जी में कौन कौन आ जाता है आपका, बिशप, फादर, ये सब आते हैं। और नोबिलिटी में जो मेंबर, रिच मेंबर होते थे आपके, लैंड ऑनर या आपके जो आपके राजा, ये सब सारे लोग आते थे। इंजॉयड सर्टेन, उनको देखिए जन्म के आधार पर उसको एक्स्ट्रा एक सर्टेन क्या थी, प्रिविलेज, सुविधा प्रदान थी, कि जो वहाँ के जो क्लर्जी में जो जन्म मिलेंगे फादर के बेटे, या जो आपके जो नोबिलिटी होते हैं राज, तो उसको जन्म के आधार पर उसे ये सारे जो प्रिविलेज दिए गए थे, तो सुविधाएं दिए। द नोवेल फर्दर इंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस, और जो नोवेल था हमेशा क्या था, फ्यूडल प्रिविलेज को एंजॉय कर रहा था, मतलब कि लेता था, जो किसानों से है कि 10% उसको टैक्स देना था। द इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, और उनके जो सीमांत कर होते थे वो भी ड्यूज बाकी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, कहाँ से लेता था, पीजेंट, एंड पीजेंट ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, और जो मालिक, जो ये जो ज़मीन हुआ करते थे, जो नोवेल के हुआ करते थे, जो नोवेल जो इस ज़मीन के बदले में जो फ्यूडल सिस्टम जो बॉन्डेड लेबर होते थे उनको पैसा देते थे, मतलब कि टैक्स के रूप में। उसके फिर टू वर्क हिज हाउस एंड हिज फील्ड, अपने घर और अपने अपने खेतों में काम करने के, टू सर्व इन द आर्मी और द पार्टिसिपेट ऑफ बिल्डिंग रोड, और जो टू सर्व इन द आर्मी को देता था, और या तो पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड में काम करता था। तो इस तरह से हमेशा किसको पीड़ित होता था आपका, थर्ड स्टेट के लोग, ज़्यादातर पीजेंट एंड आर्टिजन्स जो हुआ करते थे। तो चर्च टू एक्सट्रैक्टेड शेयर टैक्स, जो चर्च को जो टैक्स दिया जाता था, उसको टैक्स को क्या कहते थे, टीथे कहा जाता था, फ्रॉम जो पीजेंट से लिया जाता था, जो मतलब कि एक हिस्सा क्या लू, फाइनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और ऑल मेंबर द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो इस तरह से क्या होता था, जो एक जो हिस्सा, मतलब टीथे के तौर पे जो किसान था चर्च के लोगों को हिस्सा देता था, मंदिर में जैसे अभी लोग हम दान देते हैं, उस तरह से पहले भी चर्च में किसान द्वारा एक अपनी कमाई का हिस्सा टीथे के रूप में, टीथे टैक्स है, टाइप ऑफ टैक्स। और दूसरा देखते हैं आगे क्या है, टैली है। एक टैली भी क्या, एक डायरेक्ट कैश, ये डायरेक्ट टैक्स है, सीधा जो क्या था, नंबर ऑफ डायरेक्ट, एंड सीधा जो किसको देना होता था आपको, नोबिलिटी को, एंड द नंबर ऑफ टैक्सेस वेयर द लिव्ड एट आर्टिस्ट एवरी डे कंजप्शन लाइक द साल्ट ऑफ टबैको।
तो देखिए, और जो और भी बहुत सारे के टैक्सेस जो एवरी डेली खर्च पे भी टैक्स लगा दिए थे, लाइक साल्ट और टबैको, ये सारी चीज़ों पे। तो फाइनेंशियली देखिए, फाइनली क्या होता, बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज द स्टेट थ्रू टैक्सेस बॉम वाई थर्ड स्टेट। इस तरह से क्या था, अकेले जो था थर्ड स्टेट पे टैक्सेस का भारी बोझ हो चुका था, और जिसके कारण से वो उस बोझ के तले दबते जा रहे थे, मतलब कि खुद को एक्सप्लॉइटेड फील करने लगे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, टीथे ए टैक्स लिविड बाय द चर्च, जो चर्च द्वारा जो टैक्स लिया जाता था वो उसको टीथे कहते थे। एंड टैले, जो टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो सरकार को सीधा किसानों से जो टैक्स अपनी कमाई का 10% देना होता था, उसे टैली कहते थे। तो इस तरह से आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी टू सर्वाइव, मतलब संघर्ष कर रही थी जीने के लिए। तो अचानक जो पॉपुलेशन था फ्रेंच का, रोज़ कितना बढ़ गया, 23 मिलियन से जो 1715 में था वो 28 मिलियन हो गया 1789 में। तो इतना जो रैपिड इंक्रीज हुआ डिमांड ऑफ द फॉर द फूड ग्रेन, तो तेज़ी से आपका क्या हुआ, आपका जो फूड ग्रेन का जो डिमांड था काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि लोग के पॉपुलेशन बढ़ गया था। लेकिन कुड नॉट, जो फूड ग्रेन था कुड नॉट कीप रेस पेस विद द डिमांड, लेकिन डिमांड के हिसाब से ये जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्राइस ऑफ ब्रेड इसी तरह से क्या हो गया, स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो प्राइस क्या हुआ था, डिमांड के आधार पे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो मोस्ट वर्कर और एम्प्लॉयड लेबर वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेज, और जो ज़्यादातर जो वर्कर और वेयर एम्प्लॉयड थे लेबरर के तौर पे और वर्कशॉप में जो क्या कर रहे थे, उसका जो वेजेस था फिक्स कर दिया गया, फिक्स था। लेकिन जो फूड की कीमतें थी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो इसलिए उनको पास कुछ बच नहीं रहा था। बट वेजेस डिड नॉट कीप विद द राइज प्राइस, लेकिन वेजेज उनको जो बढ़ते हुए चीज़ों के साथ उनके जो तनख्वाह थी नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण से उनको काफ़ी गुस्से में थे वो लोग। तो सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, इस तरह से जो गैप था, पुअर और पुअर होते गए, रिच और रिच होते गए, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, पुअर के पास कोई मनी सेव हो नहीं पा रहा था, वो अपने जीवन को बहुत कठिनाई से। तो इस तरह का देखिए जो आपका थिंग्स बिकम वेन एवर ड्राउट एंड हेल्ड रिड्यूस हार्वेस्ट, तो इस तरह से सुखाड़ पड़ने के कारण और हार्वेस्ट कटाई में कमी आने के कारण चीज़ें और महंगी होती चली गई। और इस तरह के जो घटना क्रिसिस आया, संकट आया, इसको सब्सिस्टेंस क्रिसिस कहते हैं। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम, तो ओल्ड रिजाइम के दौरान फ्रांस में क्या हुआ, इस तरह की घटना जो घटित हुई इसको सब्सिस्टेंस क्रिसिस कहा जाता है। इन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड द इंडेंजर, जो बेसिक चीज़ें होती थी लाइवलीहुड के लिए, पानी, खाना, पानी, ये सब जो चीज़ें होती थी उनको नहीं मिल पा रहा था। इस तरह के उसको क्या कहते हैं, आपका फूड, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते थे, जहाँ पर लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल पाती थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका जो एनोमायस क्या था, वन हुज नेम क्या है रिमेन्स अननोन है, अभी तक क्या है, अज्ञात है वो। तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, और इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।